मॉडरेट, नरमपंथी। आप लोग आ गए वापस ऑनलाइन? मधु, नियति, निधि, मॉडरेट, प्लीज राइट आउट। नरमपंथी, मॉडरेट। देखो एक बात बता रहा हूँ, सच बात ये है कि जो क्लास में हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने अभी पॉलिटिक्स वाली बातें डिस्कस की, एंशिएंट मिडिवल इंस्टीट्यूशन कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे काम करता है और कैसे हमारा जो मॉडर्न सेंस ऑफ गवर्नेंस है वो डेमोक्रेसी है और इसके कारण डिस्क्रिपेंसी डेवलप हो जाता है। ये जो डिस्कशन है, अब इस डिस्कशन को आप किसी किताब में नहीं पाओगे एथिक्स के, वो क्लास में ही होगा और वो भी मैं अगली क्लास में होगा तो शायद मैं मुझे को भी पता नहीं होगा मैं ये डिस्कस किया था। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, उसको आपको अपने थॉट प्रोसेस में लाना पड़ेगा और जहाँ आप इस्तेमाल चाहे एसए में इस्तेमाल करना चाहो, चाहे एथिक्स में इस्तेमाल करना चाहो, चाहे जीएस में इस्तेमाल करना चाहो, इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक बात है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो तैयारी है ना वो इस तरह का है कि वी शुड बिकम अ ढाबा वाला। याद करो डिस्कशन, इफ यू गो टू एनी ढाबा वाला उसको कहोगे शाही पनीर खिलाओ, शाही पनीर बना देगा। उसको कहोगे कढ़ाई पनीर बना तो कढ़ाई पनीर बना देगा। जो कहो वो बना करके दे देगा 2 मिनट, क्योंकि उसका जो इंग्रेडिएंट तैयार करो बहुत इधर उधर करना दे देगा। क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी नहीं होगी तो मजा आएगा। मम्मी नहीं बनाती है, वो एक बनाएंगे महीने में मुश्किल से, वो भी क्वालिटी उसका अच्छा होगा, स्वाद चाहे जैसा भी। और एग्जाम है नहीं क्वालिटी, 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 3 घंटे में, जीएस पेपर में एटलीस्ट। अपने में भी बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 13 ही रहेंगे अपने पेपर में, पर उसके भीतर बहुत सारे सब पार्ट होंगे। तो ये पेपर सिर्फ लिखने का है, अपना जीएस यूपीएससी सिर्फ लिखने का पेपर है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा, 20 क्वेश्चन आपको करने 3 घंटे में, क्या क्वालिटी मेंटेन करोगे? पहले ज़्यादा लिखने होते थे, पहले क्वेश्चन कम आते थे। तो वो ये देखना है कि आप कितने, आपका जो नॉलेज है वो कितना डाइवर्सिफाई है, कितना डीप है वो नहीं देख रहे, रेंज कितना वो देख रहे हैं। वो ये देखेंगे ना कि डेप्थ कितना है। Isn't it logical? तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत परीक्षा इस बात को मन में डालो। मैं कह रहा हूँ बार बार, दिस एग्जाम इज अ वेरी इजी एग्जाम। और मैं कह रहा हूँ जो आदमी इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा ना, विश्वास करो मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, ये बहुत आसान परीक्षा है। आप यूपीएससी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ बैठोगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि यार मतलब कुछ नहीं, हमारी आपकी तरह ही है। कुछ चीज़ें उनके पक्ष में चली गई, वो क्वालिफाई कर गए। ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत किया, हार्डवर्क किया निश्चित तौर पर, लेकिन आप और हम करेंगे तो हमारे लिए भी उतना ही आसान है जितना उनके लिए। लेकिन इस चीज़ को अपने भीतर डालना पड़ेगा कि दिस एग्जाम इज ईजी। इसमें करना ही है कि आपको काम करना है रेगुलर बेसिस पे। अगर नहीं करेंगे तो बाद में आपको लगेगा कि ये एग्जाम नहीं निकला, इतना साधारण सा एग्जाम था। तो ट्रस्ट में मैं ये बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, और ये सारा फियर साइकोलॉजी है, इसके अपने इकोनॉमी है, इसका अपना मार्केट है। इस परीक्षा को बहुत हाइप करना, और ऐसा है नहीं। हाँ, इस परीक्षा को निकाल करके ऑब्वियसली यू विल गेन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि आज भी अपने देश में इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कोई भी, या फिर लोअर क्लास, तो ये परीक्षा जरूर आपको वो प्लेटफॉर्म दे देता है जहाँ से आप पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हो जीवन में, समाज में परिवर्तन ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो ये मिलना बहुत अच्छी बात है अगर मिल जाए तो। लेकिन ये परीक्षा इतना महान नहीं है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये बहुत साधारण एग्जाम है। आप देखोगे ना यूट्यूब पे, आप सुनते होगे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो बने हुए हैं, उनकी बातों को सुनोगे आप हंसी आएगी, यार कैसी बातें कर रहा है। बेसिक मैच्योरिटी की कमी देखते हैं बहुत बार, तो वो दिखाता है कि परीक्षा मुश्किल नहीं है, परीक्षा आसान है, हम लोगों को मेहनत करना है ना, आगे बढ़े। और इसमें मेन चीज़ है लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए मॉडरेट, नरमपंथी, कौन होता है सिद्धांत मॉडरेट? सर ये कंजर्वेटिव और लिबरल के बीच हम बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, मिड पोजीशन है। उसको फॉलो करना है ना ही लिबरल। बिल्कुल। किसी पे किसी टॉपिक्स पे कंजर्वेटिव्स वाली, जैसे कि अभी हिजाब वाला वो चला था, तो उसमें कुछ थे जो उनको लग रहा था कि हिजाब जरूरी है लेकिन एजुकेशन भी जरूरी है। तो एक टाइम में वो लिबरल थे लेकिन दूसरे टाइम में कंजर्वेटिव।
गुड। चलो तो लिखो मॉडरेट, क्या नाम आपका? गुलिस्ता, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखिए नरमपंथी, मॉडरेट, नरमपंथी, प्लीज राइट डाउन। फंडामेंटली सेटिस्फाइड विद द सोसाइटी, फंडामेंटली satisfied with the society. Fundamentally satisfied with the society. Fundamentally satisfied with the society. ठीक है? Fundamentally satisfied with the society. Although they agree, that there is room for यही बोल रहे थे पुलिस आदमी, यही बोल रहे थे कि फंडामेंटली सेटिस्फाइड थे, हालांकि कुछ जगह मानते हैं कि इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटली सेटिस्फाइड यानी कि कंजर्वेटिव की तरह स्टेटस कोई नहीं है, लिबरल की तरह बहुत ज़्यादा चेंज की जरूरत नहीं महसूस करते, ये मानने की ठीक है, कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। ठीक है, फंडामेंटली सेटिस्फाइड विद द सोसाइटी ऑल्दो दे एग्री दैट देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑल्दो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। समझे? इसका मतलब चेंज जो है, चेंज शुड बी ग्रेजुअल, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं मॉडरेट। ठीक है, हाँ, या कोई मॉडरेट थे कांग्रेस के जमाने में, मतलब प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहते थे, वो पिटिशन लिखते थे ना, पीसफुल प्रोटेस्ट कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे, यानी वो कहते थे इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन फंडामेंटली सेटिस्फाइड। ठीक है, इसलिए कहते थे, याद करो क्या किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल। उन्होंने क्या लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, अनब्रिटिश रूल। या अनब्रिटिश कोई कैसे कह सकता है, ब्रिटिश का तो रूल था। उनका कहना ये था कि भाई पता नहीं है कि यहाँ के लिए सही क्या है, बट वो गलत नहीं है। नहीं, उनका कहना था कि ब्रिटिश रूल तो अच्छा होगा, ये जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, अनब्रिटिश रूल कर रहे हैं। समझो डिफरेंस, समझो। This is not a British rule. If it will be a true British rule, they will follow the rule. They will do good. समझे बात को? For example, जैसे सर आपका क्या नाम? सौरभ। मान लो सौरभ है। अब सौरभ ने कुछ काम गलत किया, अब मैं मानता हूँ सौरभ अच्छा आदमी है, तो मैं कहूँगा कि ये सौरभ का बिहेवियर नहीं है। यानी सौरभ में मुझे भरोसा है, अगर सौरभ ने किसी को रोड पे पीट दिया और मुझे मिला, तो मैं क्या कहूँगा कि ये सौरभ का बिहेवियर नहीं है। यानी मैं सौरभ के बिहेवियर में महानता ढूंढ रहा हूँ, मॉडरेट हो जाता है, इसलिए दे कॉल इट अनब्रिटिश। तो मॉडरेट क्या है, फंडामेंटली सेटिस्फाइड। इज दिस क्लियर? Fundamentally satisfied with the society, although they agree that there are room for improvement. There are room for improvement. ठीक है, मॉडरेट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है रेडिकल्स। कितना बात हो रहा है, इतना क्या बात है। सिद्धांत उठो, तुम वहां से स्टैंड अप प्लीज। सिद्धांत उठो, सिद्धांत उठो, सिद्धांत उठो। आगे मत करना है प्लीज, अभी थोड़ा 2 मिनट। यार मैं खुद ही क्लास को नहीं चाहता हूँ अपनी बॉडी को, फिर भी या तो फिर मैं क्या करूँगा, डिक्टेट करा दूंगा सीधा सीधी। कुछ डिस्कशन वाला टॉपिक ला दो, एटीट्यूड से बोर हो गए, एक कब खत्म हुआ सर, 3 सेंटेंस। अगर तुम बात करना बंद करोगे तो बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेट लिखना है। अगला लिखो रेडिकल, 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 प्लीज आएगा रेडिकल लिखो, रेडिकल। इसको लिखते हैं अतिवादी, हिंदी में लिखना होगा, इसको लिखेंगे अतिवादी, अतिवादी, रेडिकल या अतिवादी। ठीक है,
ये क्या चाहते हैं, इमीडिएट एंड फंडामेंटल चेंज। नहीं, अगला है, अलग है। इमीडिएट एंड फंडामेंटल। देखो अगर आप लोग का परमिशन हो तो इसे चालू कर लिया जाए। थैंक यू। हाँ, तो इमीडिएट एंड फंडामेंटल। देखो कई बार रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत बार सिद्धांत, बहुत बार इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस बहुत सारे लोग मानते भी हैं। तो कहीं पर अगर इंटरचेंजेबली यूज किया जाए तो बहुत गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन हम उसको अलग से ही पढ़ेंगे। एक्सट्रीमिस्ट बहुत जगह इंटरचेंजेबली यूज किया गया। तो रेडिकल यानी अतिवादी, इमीडिएट फंडामेंटल चेंज, आमूल चूल परिवर्तन, जिनको लिखा होगा हिंदी में लिखो, आमूल चूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन, ठीक है, यानी तुरंत करना है और आमूल चूल परिवर्तन करना, पूरी तरह से परिवर्तन करना है, ठीक है, कंप्लीट परिवर्तन करना। हाँ बिल्कुल, रेडिकल्स, ठीक है। और इनका मीन्स क्या होगा, रिवोल्यूशनरी मीन्स होगा, है ना, थ्रू रिवोल्यूशनरी मीन्स, ठीक है, थ्रू रिवोल्यूशनरी मीन्स, ठीक है। और अदर मीन्स भी कर सकते हैं, और अदर मीन्स भी कर सकते हैं, ठीक है, रेडिकल, ठीक है। जैसे नक्सलिज्म, नक्सलिज्म जो है वो एक रेडिकल मूवमेंट है, हालांकि उसके लिए टर्म इस्तेमाल किया है हमारे इसमें होम मिनिस्ट्री ने, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। क्या हुआ चलो, तो क्या है रेडिकल्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नक्सलिज्म। रेडिकल्स की एक खासियत ये होगी, रेडिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, कॉमनली ये जरूरी नहीं कि ये हिंसा करें, देयर इज गुड चांस वो हिंसा ना भी करें। दूसरा क्या होता है, दे वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी आल्सो, ठीक है, लार्जर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी चाहते हैं, ठीक है, वो मानते हैं, उनका कुछ आइडियोलॉजी होता है, उनको लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो रेडिकल्स का ये डिफरेंस है एक्सट्रीमिस्ट की तुलना में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये वायलेंट हो, इलीगल मींस बहुत जरूरी नहीं वो फॉलो करे, बहुत रेयर केस में करते हैं, तो रेडिकल्स ये, ठीक है सिद्धांत। आगे लिखो रिएक्शनरी, अगला जो है वो है रिएक्शनरी, लिखो प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी, प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी, प्रतिक्रियावादी, रिएक्शन जो रिएक्शन करता है, प्रतिक्रियावादी, ठीक है। ये क्या करता होगा, कोई बताएगा क्या, रिएक्शनरी, एनीबॉडी, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई भी लॉ आता है जो उसके रिएक्शन में, वो रिएक्शनरी जरूरी थोड़ी हो, तो कोई लिबरल भी हो सकता है, इसको लगता है लॉ गलत आ रहा है, मतलब वे ऑफ प्रोटेस्ट अलग होता है, नहीं जरूरी नहीं ना, मतलब सर राइट इज नहीं, कंजर्वेटिव होने पड़े। रिएक्शनरी बताइए, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो स्टेप बाय स्टेप ना रिएक्शनरी वर्ड ही लिख रहा है, रिएक्शनरी, एनीबॉडी, सर मानवी, हाँ सर जैसे कि सोसाइटी में नॉर्मली सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ एकदम से कुछ चेंज हो गया, जैसे कि अभी खालिस्तानी मूवमेंट या कुछ हो रहा है, इस पर कुछ लोग हैं जो राइट कुछ भी वॉइस करेंगे, क्लोज आप सर रिएक्शंस, किसी चीज का कुछ रिएक्शन सोसाइटी पॉलिटिक्स पे पड़ता है, ठीक है। सर आप जो लास्ट में बैठे हैं, आप जो हर चीज पे रिएक्ट करते हैं फिर समझ नहीं आता। कोई और कुछ इससे इतर ऑनलाइन वाले, नॉट एग्जैक्टली नियरली, दे माइट बी कंजर्वेटिव आल्सो ना, तो देखो प्लीज राइट डाउन, रिएक्शनरी में लिख लो, दे प्रपोज रेट्रोग्रेसिव चेंज, रेट्रोग्रेसिव चेंज, रेट्रोग्रेसिव चेंज,
चेंज तो चाहते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ले जाने की बातें करते हैं। रेट्रोग्रेसिव चेंज लिखो, दे प्रपोज रेट्रोग्रेसिव चेंज। फेवर अ पॉलिसी, फेवर अ पॉलिसी, फेवर अ पॉलिसी that will favor a policy that will return, that will, या that would कर दो, will की जगह पर that would return, favor the policy that would return, society to a previous phase, to a previous condition or phase, previous condition or phase, previous condition or phase। ठीक है, देख लिया। रेट्रोग्रेटिव नहीं कहते, रेट्रोग्रेटिव मेजर्स है। जैसे अभी एज को कम कर दिया जाए, जैसे अभी क्या है 18 साल एज है शादी की, और उसको 15 कर दिया जाए किसी भी कारण से, तो हम क्या कहेंगे रेट्रोग्रेटिव मेजर्स, रेट्रोग्रेसिव मेजर्स है, पीछे की तरफ देखने वाला मेजर्स है ना। अच्छा, और क्लियर हो जाएगा, जैसे 1979 का ईरान का रिवॉल्यूशन, समझ में आया? इससे पहले यहाँ पे हाँ लिबरल और उस तरह की कुछ बातें थी, हालांकि उसके भी क्रिटिसिज्म है, जो वहाँ का शाह था उसको अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता था कि वो, लेकिन 1970 का ईरान रिवॉल्यूशन हुआ, फिर क्या हुआ वहाँ पे, हाँ ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स ने क्या किया, रेट्रोग्रेटिव मेजर्स, रेट्रोग्रेसिव तरीके से। उसके अलावा अफगानिस्तान, हाँ बिल्कुल, ये तो एक एग्जाम्पल दिया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया, अभी अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान, तालिबान, रेट्रोग्रेटिव भी तो है तालिबान, ठीक है, देख लो, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। कौन? सरकार ने राइस एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगा दिया। तो वो रेट्रोग्रेटिव मेजर्स हो गए। हाँ, कि वो 1990 से पहले भी यही होता था ना कि चीज है भाई। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अलग कहानी हो जाता है, रेट्रोग्रेटिव सोशल इश्यूज की बात हो गई। अब मान लो देश में अगर कुछ कम हो जाए तब तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो अलग बात है, ठीक है। अफगानिस्तान, तालिबान, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने देखा बहुत सारा शुद्धि मूवमेंट चला था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, कि जो इस्लाम कबूल कर लिए थे वो वापस से हिंदू बन जाएंगे, तो वो क्या था, रेट्रोग्रेटिव मेजर्स। हाँ वही है काइंड ऑफ, तो वो सब रेट्रोग्रेटिव मेजर्स, ठीक है। तो ये हो गए रिएक्शनरी। ये क्या कहते हैं, ये लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ होली टेक्स्ट। प्लीज राइट डाउन द वर्ड, हाँ लिखो, लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ होली टेक्स्ट, लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ होली टेक्स्ट, यानी कि धार्मिक ग्रंथों का शाब्दिक इंटरप्रिटेशन को क्या कहेंगे, समझ, या हाँ समझ, शाब्दिक समझ, उसका समर्थन करते हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ होली टेक्स्ट, लिटरल इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल कुछ लिखा हुआ है तो कहेंगे यार कोई चीज लिखा गया आपसे 500 साल, 1000, 2000, 5000 साल पहले, एज इट इज थोड़ी याद हो सकता है, लेकिन जो रिएक्शनरी होगा उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे और आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे समाज में, है ना। तो वो रिएक्शनरी सर ये अच्छा भी तो हो सकता है, नहीं गलत है ना, लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन गलत है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ह्यूमन रैशनैलिटी का भी यूज होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई घटना आपसे 2000 साल पहले किसी कारण से ठीक लगता रहा होगा, आज वो चीज ठीक नहीं हो तो गलत है ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे महिलाओं को इनहेरिटेंस का राइट नहीं था, मतलब उनको धन संपत्ति नहीं मिल सकता था पिता से, जहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे हमारे यहाँ मतलब पैट्रियार्कल पैट्रिलोकल सब कॉन्सेप्ट है, तो उसमें क्या होगा, हम उसका इंटरप्रिटेशन करें तो गलत है ना, आज के समाज में उसकी जरूरत तो नहीं है सर। लेकिन एक वो भी तो था रामाकृष्ण मिशन में, जिसमें हमें बोला गया था कि बैक टू वेदास, क्योंकि वेदास में ह्यूमन को काफी सारे राइट्स हैं, तो उन्होंने ऐसा बैक टू वेदा उन्होंने बोला था दयानंद सरस्वती ने। तो
बात वो नहीं है, बात उन्होंने कही, लेकिन हम लोग वो लिटरल इंटरप्रिटेशंस करने के लिए नहीं कर रहे। लिटरल इंटरप्रिटेशंस नहीं करना। लिटरल इंटरप्रिटेशंस में तो हो जाता है ना कि भाई आप देखिए धर्म के नाम पर कितना जिहाद का क्या मतलब है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन लोगों ने निकाल दिया है। जहां तक मेरी समझ, जिहाद का मतलब है आपको अपने भीतर जो भी बुराई उससे लड़ना है, ठीक है। और इसका इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया कि भाई लड़ाई करते हैं जो फॉलोअर्स नहीं। उसी तरीके से धर्म का बहुत लोगों ने गलत मतलब निकाला। तो हम लोगों को लिटरल इंटरप्रिटेशन से मतलब, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि आपको अपने रैशनैलिटी को यूज करना है, तार्किकता को यूज करना है। जिस भगवान ने, अगर भगवान ने किताब लिखी है तो भगवान ने आपको दिमाग भी दिया है, दिमाग लगाओ। लिटरल इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर मैं कहता हूँ क्या ये तो गधा है, अब लिटरल इंटरप्रिटेशन ये समझ यार ये तो गधा है और 2 पैर पे चलता है, इसको जू में डाल देते हैं, गड़बड़ हो गया ना। लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करना, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक चीज और, ठीक है, लिटरल इंटरप्रिटेशन। जैसे अब तालिबान शासन ने क्या किया, उसने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को जला दिया कि भाई धर्म के खिलाफ। लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है वो गलत है। आगे लिखते हैं, लिख लिया रेडिकल, रिएक्शनरी, प्रतिक्रियावादी। अगला लिखो एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, 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 एक्सट्रीमिस्ट या चरमपंथी। होल्ड एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ या व्यूज, ठीक है। होल्ड एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज, ठीक है। रिलीजियस व्यूज, ठीक है, व्यूज, ठीक है। Extremely unhappy with the current system. Extremely unhappy with current system. Extremely unhappy with the current system. Extremely unhappy with the current system. ठीक है? And advocate illegal and advocate illegal, violent and extreme steps. जैसे टेररिस्ट, ठीक है, जैसे टेररिस्ट, टेररिस्ट, टेररिस्ट आतंकवादी, ठीक है। ये कैसे रेडिकल से डिफरेंट है? रेडिकल का कुछ आइडियोलॉजी होगा, है ना, वो एक समाज में कुछ जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाह रहा है और बहुत हद तक संभव है वो वायलेंस नहीं करना चाह रहा है, ये वायलेंस करेगा, ठीक है। ये समाज में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा कि समाज हमको स्वीकार करे। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये समझता है, उसके लिए वायलेंस करेगा, इलीगल एक्टिविटीज कुछ। तो ये टेररिस्ट है, ये एक्सट्रीमिस्ट। समझे सिद्धांत? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट। अगला लिख लो पैसिफिस्ट, शांतिवादी, पैसिफिस्ट लिख लिया था। सर हम एक्सट्रीमिस्ट को रेवोल्यूशनरी नहीं बोल सकते, बोलने के लिए कुछ भी बोलो, वो अलग से पढ़ेगा। यहाँ पे जो लिखा है वही बोलना है। कंट्रोवर्शियल तो हो जाता बहुत बार नहीं। सर मैं हमारे इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री में जो हिस्ट्री है ना, आपने रेवोल्यूशनरीज पढ़े हैं, उसको हाँ। टेररिस्ट भी बोलते हैं कभी-कभी। वो जिस समय उनके लिए लिखा गया और उस चीज को मतलब सुधार दिया गया है, सर वो अलग ही अलग टीम हो गया ना, फिर तो पढ़े उसको अपडेट कर दिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे अगर रेवोल्यूशनरी अगला लिखिए पैसिफिस्ट, कैसे होगा। लिखिए पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट लिखिए शांतिवादी, शांतिवादी।
पैसिफिस्ट शांतिवादी, ठीक है, पैसिफिस्ट शांतिवादी लिख लीजिए। हाँ, गांधी जी को लिखेंगे, लिख लीजिए। क्या? गांधी जी इसमें आएंगे। हाँ, वॉर एंड वायलेंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी सिचुएशन। पहला चीज तो ये है इनका पैसिफिस्ट, किसी भी स्थिति में युद्ध और वायलेंस को क्या बोलते हैं? हिंसा। इसको बर्दाश्त, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इन एनी कंडीशन, अनहैप्पी विद द करंट सिचुएशन, unhappy with the current situation, ठीक है, but reject violence as a tool, but reject violence as a tool to achieve achieve their end, ठीक है। कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? महात्मा गांधी, एग्जाम्पल लिख लो, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? आगे लिखते हैं। सर एक मिनट, क्या क्या हो गया? क्या क्या? सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके बाद कुछ लिखना है? बस और लिखना है, लिख लो, और दो चार लोगों का नाम लिख लो। नेल्सन मंडेला लिख लो, लिख लिया सर। ठीक। मतलब आप स्पेसिफिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम डिससेटिस्फाइड हैं, लेकिन हम वायलेंस को कभी यूज नहीं करेंगे एज अ मीन, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिखिए, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टॉपिक है, एक एक लाइन कहिए जल्दी जल्दी। पॉलिटिकल डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड लिख लो। लिख लो, टॉपिक लिखो, इसमें लिखो पॉलिटिकल एटीट्यूड, इसके नीचे लिखो पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है लिखो, बिलीव्स एंड वैल्यूज, बिलीव्स एंड वैल्यूज, बिलीव्स एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है लिखो, बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट a citizen attach with entire political system
ऑफ अ कंट्री। ये लिख लेंगे क्या? दिख रहा है यशिका? लिखो, बिलीफ एंड वैल्यूज दैट अ सिटीजन अटैच विद इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। हमने डिस्कस किया था ना, पॉलिटिकल पैटर्न, वोटिंग पैटर्न, अवेयरनेस, सब पॉलिटिकल एटीट्यूड का पार्ट है, ठीक है? तो पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है? और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? तो हाँ, तो लिखो, आइडियोलॉजी में लिखो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में लिखो एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर आइडिया, फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन। एफिलिएशन संबंध, एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर आइडिया, फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन। ठीक है, समझ में आया? फिलॉसफी और डॉक्ट्रिन। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, किसी प्रकार का, कोई भी किसी आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, तो किसी आइडिया या किसी फिलॉसफी में उसका विश्वास है, किसी पर्टिकुलर आइडिया या पर्टिकुलर फिलॉसफी में। फॉर एग्जांपल, कोई कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, समझे बात को? तो फिर क्या? फिर एटीट्यूड डिफरेंट चीज है, आइडियोलॉजी डिफरेंट चीज है। तो वो बहुत अवेयर भी हो सकता है। सपोज करो कम्युनिज्म के डिफरेंट आइडिया में बिलोंग करता है, जिसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें भरोसा नहीं है उसको, अवेयर भी है वो, समझ भी है उसको, लेकिन उसका एटीट्यूड नेगेटिव है पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में। और वो क्या है, उसका आइडियोलॉजी कैसा हो जाएगा? उसका आइडियोलॉजी किस चीज से एफिलिएटेड है? तो वो कम्युनिज्म के फिलॉसफी से, तो वो अलग तरह से सोचेगा। तो ये डिफरेंस आइडियोलॉजी और एटीट्यूड का, दोनों सेम नहीं है। यानी कि वो व्यक्ति बहुत कुछ जान रहा है, सब कुछ जानता है, अवेयर है, चीजों के बारे में जानता है, लेकिन जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है ना, देखो, इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उसका अवेयरनेस, उसका विश्वास नहीं होगा। इज दिस क्लियर? मानवी, तुम यू आर टू बी लॉस्ट समवेयर, वापस आ जाओ क्लास में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे इसी में लिखो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफाइन गोल ऑफ पार्टी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफाइंस गोल ऑफ अ पार्टी। डिफाइंड गोल ऑफ अ पार्टी। अब कोई किसी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कम्युनिज्म है, तो उसका गोल कम्युनिस्ट वर्ल्ड लाना होगा ना, कम्युनिस्ट सोसाइटी क्रिएट करना होगा, ठीक है? पॉलिटिकल एटीट्यूड defines how could one achieve the ठीक है? How could one achieve the goal? ठीक है, यानी कि किसी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि भाई मेरे को कम्युनिस्ट वर्ल्ड लाना है, तो उसका एटीट्यूड कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है नहीं, मेरे को कम्युनिस्ट वर्ल्ड इस तरह से लाना है कि मुझे बाय द बैरल ऑफ गन, बोलता है ना माओ, पावर फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, या नक्सली जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो क्या कहता है, बंदूक के दम पे वो सत्ता की बात करता है, ठीक है? पावर फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ठीक है? तो एटीट्यूड कुछ लोग हो सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जैसे भारत में कम्युनिस्ट चुनाव लड़ते हैं, केरला में उनकी सरकार भी है, तो वो उनका एटीट्यूड डिफरेंट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एटीट्यूड डिफरेंट है, चुनाव लड़ रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, गोल डिफाइन करता है, लेकिन पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड मेथड को डिफाइन करता है, ये हाउ टू अचीव दिस। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? हाँ पूछो, हाँ पूछो, क्या कर रहे हो मैम? आगे देखो, पॉलिटिकल एटीट्यूड इज प्रोन टू चेंज, यानी कि राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव की संभावना है।
राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव की संभावना है। राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव की संभावना है, यानी कि पॉलिटिकल एटीट्यूड इज प्रोन टू चेंज। पॉलिटिकल एटीट्यूड इज प्रोन टू चेंज। ठीक है, पॉलिटिकल एटीट्यूड इज प्रोन टू चेंज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल एटीट्यूड इज प्रोन टू चेंज, बदलाव की संभावना है। Political ideology on the other hand is rather static. Political ideology is rather static and less prone to change. Less prone to change. देखो, जब में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तो बहुत सारे जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि भाई जो सिस्टम है वो ठीक नहीं, जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ है। ठीक है, उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। तो आगे चल करके कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी भी है जो देश में बैन है ना, जो देश में बैन है, दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। उनका एटीट्यूड दूसरा है, दे वांट टू चेंज जो भी उनका आइडियोलॉजी है उसके अनुसार जैसा वो समाज चाहते हैं उसके लिए वो जो कम्युनिस्ट पार्टीज है वो क्या करना चाहती है, वो अपने सिस्टम, वो कुछ भी हो सकता है, रिवॉल्यूशन या बाय द बैटल ऑफ गन, कुछ भी। बहुत सारे लोगों ने अपना एटीट्यूड चेंज किया, बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी ने चेंज किया, दे कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव भी लड़ते हैं, है ना, जिनकी सरकार भी है, बहुत सारे लीडर्स हैं, कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, दे आर वेरी गुड लीडर्स। ठीक है, तो उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया। और बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम अपने देश में या दुनिया में उसमें विश्वास नहीं करते। ठीक है, इसलिए तो क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड इज प्रोन टू चेंज, यानी कि एटीट्यूड चेंज हो सकता है फॉर द लार्जर गोल, लेकिन आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यानी कि कोई कम्युनिस्ट आदमी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसकी आइडियोलॉजी, एटीट्यूड चेंज हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो फिर भी जो बेसिक आइडियोलॉजी उसके साथ वो रहेगा। ठीक है, इसलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? जशिका आगे बढ़ी। प्लीज राइट ऑफ परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अगला टॉपिक है परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस अनुनय एवं सामाजिक प्रभाव। परसुएशन के हिंदी शब्द अनुनय। ठीक है, अनुनय और सामाजिक प्रभाव, सामाजिक परसुएशन, अनुनय और सामाजिक प्रभाव, परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या हो सकता है परसुएशन, तो बताइए क्या? व्हाट कुड बी परसुएशन? ठीक है, ठीक है, और तुम? ठीक है, ठीक है, लिखो प्लीज यार इसको, इसका परसुएशन का डेफिनेशन लीजिए एज इट इज। इट इज द एक्ट ऑफ causing people, it is the act of causing people to believe, it is the act of causing people to believe or act, it is the act of causing people to believe or perform in a particular manner, it is the act of causing people to believe or perform in a particular manner to bring out desirable outcome from others.
from others. Full stop. People use appeal to reason. People use appeal to reason. REA student. People use appeal to reason, comma. People use appeal to reason, comma. Values. Values, comma, beliefs, B-E-L-I-E-F-S, beliefs, and emotion, and emotions, to convince a listener, or receiver, To convince. listener, सुनने वाला, L-I-S-T-E-N-E-R, listener, or receiver, to think or act in a particular way. To think or act in a particular way. बेसिकली क्या है परसुएशन? तो परसुएशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो भी व्यक्ति सुन रहा है उससे आप डिजायरेबल काम करा सकते हैं। ठीक है, परसुएट करते हैं ना कि आप ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा हो, अच्छा हो। ठीक है, तो ये है परसुएशन। ठीक है, बहुत सारे काम के लिए परसुएशन एक इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीडरशिप। ठीक है, सिविल सर्विसेज। ठीक है, फ्रेंडशिप। ठीक है, टीचिंग, एक्सेट्रा। ये क्या है? परसुएशन के लिए सारे, मतलब विदाउट परसुएशन इस फील्ड में सक्सेस इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये सारे परसुएशन के, मतलब इन सारे फील्ड में परसुएशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ेगा, देखो फंडामेंटल्स ऑफ परसुएशन। Fundamental of persuasion. Please write down fundamental of persuasion. Fundamental of persuasion. ठीक है, अनुनय के आधार, इनको हिंदी में लिखना, अनुनय के आधार। पहला तो ये इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस, पैसिव नहीं है। इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, पहला तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको प्रभावित करना है तो आप जब एक्टिवली काम करेंगे, बोलेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ वीडियोस दिखाएंगे, तो वो एक्टिवली आपने काम किया। तो ये क्या है? इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इट इज सिंबॉलिक एंड कोवर्ट। इट इज सिंबॉलिक एंड कोवर्ट। ठीक है, कोवर्ट मतलब छुपा हुआ, गुप्त। इट इज सिंबॉलिक एंड कोवर्ट। आप ये जो समझा रहे हैं तो आप इस तरह से समझाएंगे कि उसको ये भी ना लगे कि आप उसको पूरी तरह से परसुएशन कर रहे हैं, उसको ये लगे कि आप हमको ठीक चीज बता रहे हैं, है ना? तो इट इज सिंबॉलिक एंड कोवर्ट। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये परसुएशन फ्रेंडशिप में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सिद्धांत नवमी को समझाया कि बात करो, क्लास में बात करने में बहुत मजा आता है ना? तो ये अदर बैकग्राउंड नवमी सिद्धांत को समझाया। हाँ, तो कि भाई जब बात करते हैं क्लास में बहुत मजा आता है, क्लास में बात करने का तो अलग ही। ठीक है, चार लोग डिस्टर्ब होते हैं, टीचर आपको बार बार बोलता है ना? तो बड़ा अच्छा फील होता है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, सेंस ऑफ जो रियलाइजेशन है वो फुलफिल होता है। तो ये परसुएशन है भाई, ये परसुएशन है ना, ये है ना परसुएशन, एक तरह से है ना। मान लो ऐसा हुआ
नहीं, ये परसुएशन नहीं है। प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। परसुएशन इज नॉट मैनिपुलेशन, इट इज नॉट मैनिपुलेशन। यानी कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है ना। देखो हमने जो डेफिनेशन लिखा था, कितना बात, अब तुम दोनों शुरू हो गए, कितना बात कर रहे हो। डिजायरेबल चेंज की हमने बातें की हैं, यानी कि ऐसा चेंज जो अच्छा हो। हमने ऐसा नहीं, मैनिपुलेशन नहीं करना है क्लास में बात करने के लिए किसी को मैनिपुलेट कर दिया, वो मैनिपुलेशन है। तो इट इज नॉट मतलब परसुएशन इज नॉट मैनिपुलेशन, ठीक है। इट इज नॉट मैनिपुलेशन, लिख लो। मतलब बेसिकली क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, निगेटिव कॉनोटेशन है ना मैनिपुलेशन का। बेसिकली ये क्या है, ये कोअर्सन है। मैनिपुलेशन इज बेसिकली अ कोअर्सन इन विच वी फोर्स समबडी टू डू समथिंग नॉट गुड फॉर हिज और हर। मैनिपुलेशन क्या है, लिख लो। इट इज बेसिकली कोअर्सन, कोअर्सन, coercion in which somebody is forced to do something which is not good for him or her, him slash her, In which which is not good for him slash her। किसी को आप मैनिपुलेट करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, तो उसका भला करने के लिए थोड़ी करते हैं। मैनिपुलेट तो आप उसका नुकसान करने के लिए करते हैं, है ना। मैनिपुलेशन निगेटिव टर्म है, परसुएशन नहीं, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। आगे लिखो, कंपोनेंट ऑफ परसुएशन या एलिमेंट ऑफ परसुएशन, अनुनय के तत्व, अनुनय के तत्व, एलिमेंट ऑफ परसुएशन। देखो कंपोनेंट ऑफ परसुएशन, अनुनय तत्व, अनुनय के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन। देखो पहला होता क्वालिटी ऑफ सोर्स। फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ अनुनय का तत्व। पहला लिखो क्वालिटी ऑफ सोर्स, यानी कि जो भी परसुएशन कर रहा है, स्रोत की गुणवत्ता, हिंदी में जिसको लिखना हो, सर उसकी क्रेडिबिलिटी। हाँ, स्रोत की गुणवत्ता, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है जो परसुएशन कर रहा है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल फिटनेस ब्रांड होगा, वो विराट कोहली को हायर करेगा, तो वो फिटनेस आइकन है, उसकी क्रेडिबिलिटी है ना। तो स्रोत, इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी है उसकी, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। क्वालिटी ऑफ सोर्स। अगला है मैसेज, अगला है संदेश, मैसेज, मैसेज, संदेश, संदेश, मैसेज। प्लीज राइट डाउन, संदेश या मैसेज, ठीक है। व्हाट टू से, हाउ टू से, है ना, व्हेन टू से, व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से, ठीक है। ये सब इसमें क्या क्या होता है, बोथ फैक्ट्स एंड इमोशंस, फैक्ट्स प्लस इमोशंस, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होना चाहिए एक अच्छा मैसेज के लिए, है ना। व्हाट टू से, मैसेज, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। व्हाट टू से, हाउ टू से, व्हेन टू से। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपको बिहार में जाकर के वहां की जनता से बात करनी है और एक बहुत अच्छा इंग्लिश का ऑडिटर लेकर के चले गए, विल इट हेल्प? जनता समझेगा नहीं कुछ। आप डायरेक्शन बिहार में नहीं जाते। पहले ही बार मैंने बिहार का एग्जाम्पल दिया। विजयवाड़ा
अरे ठीक है, बंगाल में ले जाओ, गुजरात में ले जाओ, कहीं भी, भारत में कहीं भी ले जाओ, ठीक बात। तो व्हाट टू से, हाउ टू से, ये सब डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे से आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे से बात किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि शांति से काम करो, पढ़ाई करो, बदमाशी भी मत करो, शांति। तो उसको आप ये बोलोगे कि तुम बदमाशी करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा, और फ्यूचर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर तुम्हें ये काम नहीं करेगा। छोटे बच्चों को क्या अलग तरह से समझाना पड़ेगा, बेटा शांति से बात करते, अच्छा खेलते हैं, चॉकलेट मिले, कुछ भी करके, वो परसुएशन है ना। जैसे एक छोटा, इसका कितना बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। माँ कितना बच्चों को आपके लिए परसुएशन के लिए करती है, प्यार से समझाती है उसको, कोई ना कोई बहाना बताती है, ठीक है। तो परसुएशन। अगला है मीडियम, देखो मीडियम, नेक्स्ट मीडियम, परसुएशन के बाद देखो मीडियम, माध्यम, प्लीज राइट डाउन, मीडियम, माध्यम। यूज of right channel to reach the audience, use of right channel to reach the audience, use of right channel to reach the audience, use of right channel to reach the audience। सपोज कीजिए आपको किसी एरिया में लोगों को कुछ मैसेज देना है, ठीक है, अर्जेंटली, और आपने यूट्यूब वीडियो जारी किया और उस एरिया में इंटरनेट ही नहीं है, विल इट हेल्प? तो मीडियम, यूज ऑफ राइट चैनल टू रीच द ऑडियंस, मीडियम। अगला है इफेक्ट, प्रभाव, इफेक्ट, प्रभाव, प्रभाव, इफेक्ट, प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट्स यानी कि जब भी आप मैसेज दे रहे हैं परसुएशन के लिए, तो आप उसका इफेक्ट देखेंगे कि आपको मैसेज कहाँ पे देना है ना, कहाँ पे आपको मैसेज देना है, वेयर, उसके अलावा कैसे देना है, इसमें और भी चीजें आ जाएंगी, ऊपर वाली बातें बीच में आ जाएंगी, ठीक है। इफेक्ट का एनालिसिस करना, प्लीज राइट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द इफेक्ट टू गिव अ इफेक्टिव मैसेज, और फॉर इफेक्टिव परसुएशन we should analyze the effect of our message या of our act, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कि where did Buddha gave his first sermon? सारनाथ। किसको किसको नहीं पता है, रेज योर हैंड। Where Buddha gave his first sermon, किसको किसको पता है, रेज योर हैंड। किसको किसको पता है बुद्धा ने पहला सरमन कहाँ दिया था, रेज योर हैंड। अब तो पता चली गया ना, सारनाथ, सबको पता है। अच्छा टिशा, वाई सारनाथ, वाई डिड बुद्धा चूज सारनाथ? ओके, यशिका, सर आप? सारनाथ वाराणसी एक काफी बड़ा सेंटर था, कल्चरल, एजुकेशन, पॉलिटिकल, उसके लिए उस टाइम, सो दैट्स व्हाई। काइंड ऑफ क्लोज। प्राची, नौमी, हम लोगों ने बचपन से ये चीज सुन रखा है ना कि सारनाथ में दिया था बुद्धा का पहला सरमन, सारनाथ में, कभी सोचा नहीं उसको। देखो क्या बता ऐसा बता रहे हैं, हाँ बताओ, बोलो। क्या सारनाथ उस समय में सर्पनाथ बोला जाता था, ठीक है, उस जमाने में, उस समय का क्या नाम सर्पनाथ था। यहाँ से दक्षिण पथा और उत्तर पथा क्रॉस करता है। अब अगर कोई यहाँ पे सरमन देगा तो उसके फैलने का पूरी दुनिया में ज्यादा चांस है, इन कंपेरिजन टू किसी कोने में जाकर के बोल दो, समझे। बुद्धवाद, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड हिम एनलाइटेंड ना, तभी तो बुद्ध थे, समझे। इंटरेस्टिंग बात था। तो उन्होंने क्या एनालिसिस किया, परसुएशन का, कितना बढ़िया एग्जांपल है। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। क्यों? क्योंकि वहां से एरिया दक्षिण पथा और उत्तर पथा पास करता था, यानी कि भारत में रोड जो थे वो उस एरिया से पास करते थे जो दूर तक जाते थे, दक्षिण तक जाते थे, ऊपर तक जाते थे। वहां पे कोई अपनी बातें कहेगा तो उसके दूसरे तक पहुंचने की संभावना ज्यादा है। तो ये दो बातें, पहला तो ये इफेक्ट बुद्धा देख रहे थे, मीडियम समझ रहे थे,
साथ ही साथ एक खास बात ये थी, ये इस आइडिया को भी मान रहा था कि आइडिया ऑफ नेशन भी एग्जिस्ट करता था, तभी तो उन्होंने इस जगह को चूज किया कि हाँ यार नीचे तक लोग जाते हैं, बातें हर जगह पहुंचेगी। प्रिसाइजली द रीजन, अगर कोई ये कहता है कि इंडिया के पास आइडिया ऑफ नेशन नहीं था, गलत था। ये ठीक है कि मॉडर्न सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े क्या? यही मैं कहता हूँ कि जो डिस्कशन क्लास में होगा ना, उसको कभी भी क्लास नोट्स किताब नहीं वो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? क्या क्वालिटी ऑफ सोर्सेस लिख लिया, मैसेज इफेक्ट। अब आगे लिखो टेक्निक ऑफ परसुएशन, टेक्निक्स ऑफ परसुएशन, अनुनय की तकनीक, टेक्निक ऑफ परसुएशन, अनुनय की तकनीक, अनुनय की तकनीक, अनुनय की तकनीक, टेक्निक ऑफ परसुएशन, टेक्निक ऑफ परसुएशन। ठीक है, अनुनय की तकनीक। ठीक है, देखो ग्रीक फिलोसोफर हुए अरिस्टोटल, हमने पहले भी इनका नाम पढ़ा था ना। तो उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल ने 3 मोड दिए। ठीक है, एथोस और लोगोस। ठीक है, इन तीनों को जो अपील कर सकता है उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आप परसुएशन कर सकते हैं, इथोस, पैथोस एंड लोगोस। ठीक है, 3 मोड्स। तो इथोस का मतलब क्या हुआ? इथोस का मतलब हुआ एथिकल अपील, एथिकल अपील, एथिकल अपील। इथोस का मतलब हुआ एथिकल अपील। ठीक है, ये एथिकल अपील, इट इज एन अपील टू दी, इट इज एन अपील टू दी मोरल ऑफ द ऑडियंस, मोरल ऑफ द ऑडियंस, इट इज एन अपील टू दी मोरल ऑफ द ऑडियंस। जनता के मोरल पे आप अपील करते हो। ठीक है, जैसे मैं क्लास में कहूंगा कि यार कम से कम मैं इतने 4 घंटे खड़ा रहता हूँ, थोड़ा दया करो मुझ पर। दया एक एथिकल वैल्यू है ना, कंपैशन। शोर मत करो, कम से कम क्लास पूरी अटेंड कर लो, रोज आ जाओ। ठीक है, तो क्या रहेगा? ये हुआ एथिकल अपील। ठीक है, एथिकल अपील, इथोस। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज इनहेरेंट है, इथोस में एक चीज इनहेरेंट है। वी बिलीव, वी डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, वी बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग आर गुड एट हार्ट। ऐसा भी बिलीव है ना, सिनम बोनम का कॉन्सेप्ट होता है। तो गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी क्या कहते हैं कि डोंट हेट दी, हेट द सिन नॉट द सिनर, उल्टा बोलते। ठीक है, तो गांधी जी उन्होंने अंग्रेजों को भी नहीं कहा कि इनको पकड़ के पीट दो, उन्होंने कहा उनसे बातें करो, क्या उनके हृदय को परिवर्तन करने का कोशिश करो। ठीक है, तो ये था इथोस, गांधी जी जो बातें कह रहे थे। ठीक है, इथोस। अगला क्या है? पैथोस। देखो PATHOS, पैथोस, पैथोस, इथोस, पैथोस। ये क्या है? इट इज एन इमोशनल अपील, इट इज एन इमोशनल अपील, या इट इज एन अपील टू द इमोशन, अपील टू द इमोशंस। इमोशंस क्या क्या हो सकता है? फियर, लव, और क्या हो सकता है इमोशंस? हेट्रेड और ये सब क्या है? पैथोस का पार्ट है। ये सिंस टाइम इमेमोरियल चल रहा है ये। ठीक है, लोग इमोशन को अपील करते हैं, है ना, पैथोस, परसुएशन के लिए। मोदी जी कहते हैं सेल्फी विद डॉटर, वो क्या कह रहे हैं? पैथोस को, इमोशन को अपील कर रहे हैं ना, तो पैथोस। अगला क्या है? लोगोस, हाँ लॉजिकल, ये अपील टू द लॉजिक, टू द लॉजिक। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, इसमें बेसिकली रैशनैलिटी सब पे अपील करते हैं, रैशनैलिटी, ठीक है, इन सब को अपील करते हैं। जैसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी, एग्जांपल में लिखो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, सुना है ना, सुना है ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी? ट्रैक टू डिप्लोमेसी सर आपने सुना, किसी ने सुना है? अरे जब भी कोई बड़ा नेता मिलता है उससे पहले जो लोग मिलते हैं, जो उनके ऑफिशियल्स मिलते हैं, वो लोगोस की बातें करते हैं, वो लॉजिक, फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना, यानी कि ये फैक्ट्स प्लस फिगर्स इन सब की बातें करते हैं कि सर हम लोग ये बात कर लेते हैं, सर हम लोग डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेसी वाली बातें हैं, समझ रहे हैं, वो वाला हिस्सा लोगोस का पार्ट है। जब आप मिलते हैं कहते हैं नहीं सर हम इसको ये काम करेंगे, टेररिस्ट को ऐसे खत्म करेंगे तो हमको ऐसे फायदा होगा, अगर हमने इस चीज को रोक दिया तो इतना पैसा मिलेगा, हम लोग मौज में रहेंगे, वो क्या है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, लोगोस का पार्ट है, ठीक है। पैथोस इमोशन, और उससे पहले क्या था, एथोस एथिकल ओपिनियन, ठीक है, कोई दिक्कत, लोगोस, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकता है पर्सुएशन के तरीके, और क्या हो सकता है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्रिएट फियर एंड होप, है ना, देख लो, क्रिएट फियर एंड होप, क्रिएट फियर एंड होप, और क्या हो सकता है, अर्जेंसी, है ना, क्रिएट स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी, स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी, नजिंग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है नजिंग, ठीक है। तो स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी लिख लो। अर्जेंसी कैसे, अर्जेंसी याद करो ना, बताया वो था लास्ट वीक ऑफ सेल, अर्जेंसी लास्ट वीक ऑफ सेल, स्कार्सिटी लिमिटेड एडिशन, ठीक है। तो इस सबसे पर्सुएशन हो जाता है। इज दिस क्लियर? उसके अलावा एक और टर्म लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, इसमें कुछ है नहीं, स्कार्सिटी एंड होप, और ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, लास्ट वीक ऑफ सेल, लिमिटेड एडिशन, ठीक है। अगर लिखो रूट ऑफ परसुएशन, रूट ऑफ परसुएशन, रूट ऑफ परसुएशन, दो रूट है इसके, सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, परसुएशन के दो रूट हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। रूट ऑफ परसुएशन, केंद्रीय मार्ग और परिधीय मार्ग, परिधीय, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, सेंट्रल जो है ये मोर लॉजिकल है, ठीक है, थॉटफुल है, ये कॉग्निटिव रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। सेंट्रल क्या है, बेसिकली थॉटफुल है, लॉजिकल है, ये कॉग्निटिव रिस्पॉन्स जनरेट करता है, कॉग्निटिव दिमाग का रिस्पॉन्स जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल रूट हम जब लेते हैं तो हम लोगों को लॉजिक बताते हैं, है ना, हम लोगों को बताते हैं कि भाई आप ये काम कीजिए, हम उनको परसुएशन कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है सेंट्रल रूट। पेरिफेरल रूट जो होगा, पेरिफेरल रूट में इमोशंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो अपील इमोशन, अपील इमोशन, अपील इमोशन, सर कौन सा वाला प्रॉपर्टी है? क्या पावरफुल कौन सा ज्यादा है? ऐसा कुछ नहीं, किस पे कौन लगता है उस पर डिपेंड करता है। अपील इमोशंस, है ना, अपील इमोशंस, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे स्पीकर अट्रैक्टिवनेस, हेलो इफेक्ट याद करो, अट्रैक्टिवनेस, स्पीकर अट्रैक्टिवनेस, हेलो इफेक्ट याद करो, याद है, हेलो इफेक्ट याद है सबको? Yes. आपको नहीं पता होगा,
हेलो इफेक्ट जो है वो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये क्या होता है, इट इज लाइक जजिंग द बुक बाय द कवर। जैसे कोई स्मार्ट आदमी मेरी तरह जब आकर ये कुछ बोलता है तो लोगों को लगता है बढ़िया बात कर रहा है ना, लेकिन कोई स्मार्ट आदमी नहीं होगा मेरे ही तरह, और वो बोलेगा तो क्या कहोगे, अरे यार क्या होगा, होता है ना, हेलो इफेक्ट होता है ना, वही बात है। कैटरीना क्या कहते हैं, स्लाइस पीना पीना तो हेलो इफेक्ट, क्लियर, मतलब बाकी लोगों को आपके लिए तो ठीक है। एग्जाम्पल स्पीकर अट्रैक्टिवनेस है ना, ठीक, आगे बढ़ेगा बेटा इसको सेंट्रल एंड पेरिफेरल रूट, ठीक है। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स जनरेट करता है, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया, अगर हिंदी में लिख रहे होंगे तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, इसमें इमोशन को अपील करता है पेरिफेरल रूट में। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्या, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देना और शब्द को ध्यान से सुनना। 3 लिखो, 3 मेजर एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, 3 major areas of social influence, 3 major area of social influence। सारनाथ, हाँ दीदी सही बोला था, सॉरी मैं देखना उसमें भूल गया, हाँ सारनाथ था, लेकिन रीजन ये डिस्कस करना था कि सारनाथ क्यों था, तो आपने समझ लिया होगा। 3 मेजर एरिया ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल एरिया के 3 मेजर, मतलब 3 मेजर एरिया ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। क्या तो 5 मिनट का ब्रेक दे दो यार, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं खड़ा भी हूँ, खत्म करते हैं जल्दी से इसको। प्लीज राइट डाउन कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ऑब्लिगेंस। कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। अच्छा, इसका हिंदी रूप अंग्रेजी वाले भी लिखेंगे, कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। हिंदी में लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन। कंफर्मिटी में लिखिए अनुरूपता, 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 कंफर्मिटी। कंप्लायंस में लिखिए अनुपालन, अनुपालन, क्यों लिखवा रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा। अनुपालन, अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता, आज्ञा अनुपालन, आज्ञाकारिता, अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता। यहाँ ये समझ, ये देखो ये टर्म कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस डिफरेंट, मतलब समझ नहीं आ रहा है, ये देखो समझ में आएगा। अनुपालन, आज्ञाकारिता, आज्ञा, आज्ञाकारिता, कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड आज्ञाकारिता, ठीक है। आगे लिखो, कंफर्मिटी में लिख लो, कंफर्मिटी बायसनेस हमने पढ़ा था ना, वही वाली बात है, तो लिखो कंफर्मिटी, कंफर्मिटी, कंफर्मिटी मतलब डिजायर टू फिटिंग, डिजायर टू फिटिंग, ठीक है, डिजायर टू फिटिंग, डिजायर टू फिटिंग। सर आपने ऑबिडियंस में भी कुछ लिखवाया था, दिखाएंगे, शब्द क्या था? आज्ञाकारिता, 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 ऐसे लिख लो, आज्ञाकारिता, ठीक है। Yes. कंफर्मिटी में लिखो डिजायर टू फिट इनटू अ ग्रुप, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, नॉर्मेटिव, it is also called normative social influence, it is also called normative social influence when one goes along with the crowd, when one goes along with the crowd, when one goes along with the crowd to avoid embarrassment,
टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट, Sir, when one goes along with the crowd. टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट, टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट। अरे कंफर्मिटी बायसनेस याद करो ना, हम लोगों ने तो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उस पे। एक बच्चा बैठता है, 8 लोग, कौन सा कार्ड देख करके बताओ, उसमें से फिर वो बताता है, गलत बता देता है। पढ़ा था ना? कुछ ने सही बताया। बेसिकली कंफर्मिटी बायसनेस क्या होता है? ग्रुप का एक विचार है और एक व्यक्ति जो थोड़ा अलग विचार भी रखता है वो ग्रुप के विचार के साथ सहमत हो जाता है और धीरे धीरे उसी बात को स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि एक तो एम्बैरेसमेंट से बचने का है कि अगर वो अलग विचार रखेगा तो उसका मजाक उड़ेगा, दूसरा उसको लगता है ग्रुप को ज्यादा पता होगा। ये सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है? Conformity जो यहाँ पे required embarrassment इसलिए societal pressure भी हाँ, तो एक नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस लिखा है, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। इसे मानक सामाजिक प्रभाव भी कहा जाता है, हिंदी वाले। इसे मानक सामाजिक प्रभाव भी कहा जाता है, जहां व्यक्ति शर्मिंदगी से बचने के लिए भीड़ के साथ चला जाता है। इसे मानक सामाजिक प्रभाव भी कहा जाता है, जहां व्यक्ति शर्मिंदगी से बचने के लिए भीड़ के साथ चला जाता है। दूसरा कंफर्मिटी हो गया, दूसरा हो गया कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस क्या होगा? सर, मानना अनुनय, अनुनय, अनुनय है ना? अनुपालन बताया था सर आपने तो। क्या? अनुपालन, सॉरी, अनुपालन, अनुनय नहीं, अनुनय तो पहले, परसुएशन, अनुपालन, ठीक है? लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्विएसेंस, ACQUIESCENC, it is also called acquiescence, acquiescence, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं मौन स्वीकृति या रजामंदी, ठीक है? इसीलिए इसको इसके नाम शब्द क्या? अनुपालन। किसी चीज का पालन कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे अनु लगा दिया है, अनुपालन, ठीक है? एक्विएसेंस, ठीक है? ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है? ये जब हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं या एटीट्यूड चेंज करते हैं किसी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट के कारण, या ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट या इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट के कारण। अगर हम किसी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट के कारण हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलेंगे? कंप्लायंस बोलेंगे। सर कंप्लायंस विद द लॉ होता है ना? यस सर। तो एक्सप्लिसिट ऑर्डर है, वो एक्सप्लिसिट है अगर लॉ है तो, ठीक है? इम्प्लिसिट, ठीक है? आइदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट, इसमें टर्म इस्तेमाल करना है रिक्वेस्ट, ठीक है? कंप्लायंस में रिक्वेस्ट, ठीक है? इस केस में क्या होता है? लोग मांग को लेते हैं, मे भी प्राइवेटली वो डिसएग्री करते हैं, यस सर। मे भी प्राइवेटली डिसएग्री करते हो, लेकिन कंप्लायंस में प्राइवेटली डिसएग्री करते हैं। सर लास्ट टॉपिक है। हाँ भाई, प्राइवेटली डिसएग्री करते हैं, क्या? प्राइवेटली डिसएग्री करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कंप्लायंस, जैसे सोशल प्रेशर होता है तो उसको हम लोग कंप्लायंस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कोई आदमी अपनी बेटी की शादी में बहुत खर्चा करता है, एक्स्ट्रावेगेंट, है ना? लेकिन उसके मन में ये रहता है कि भाई खर्चा नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची खराब बात है, पर फिर भी करता है, ठीक है? तो वो कंप्लायंस कर दिया, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी के फिजूल खर्ची हो सकता है भाई। मान लो कोई आदमी कमा रहा हो 5 लाख रुपए साल का और बेटी की शादी में 10 लाख खर्च कर दे, तो कंप्लायंस। और तीसरा है ऑर्डर, ठीक है? ओबीडियंस, सर हाँ, ये तो मतलब हम दिल से मान रहे हो वो बात। ओबीडियंस नहीं, ओबीडियंस देखो, चेंज इन बिहेवियर as a result of direct command from authority figure. Change
in behavior, authority figure, change in behavior by the direct command of ठीक है, ऑथोरिटी फिगर, ठीक है। ये क्यों होता ओबीडियंस? आउट ऑफ रिस्पेक्ट और फियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट और फियर, ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट और फियर, ध्यान दो इधर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट और फियर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट और फियर, ठीक है। पेरेंटल अथॉरिटी इसमें भी हम डिसएग्री कर सकते हैं क्या? हाँ, आप प्राइवेटली डिसाइड इसमें कर सकते हैं, आपके निजी जीवन में बिहेवियर में चेंज नहीं होगा, लेकिन आप क्या करेंगे? आउट ऑफ रिस्पेक्ट या फियर, जैसे पेरेंटल अथॉरिटी, पेरेंटल अथॉरिटी पहला, सबसे पहला तो पेरेंटल ही है, पेरेंटल अथॉरिटी, पेरेंटल अथॉरिटी। सिगरेट नहीं पीना है, पिताजी पकड़ के पीट देंगे, लड़का क्या करता है? 2 किलोमीटर जाता है वॉक करने, पापा समझते हैं बच्चा मेरा सुबह सुबह वॉक करने जा रहा है, वेरी गुड, है ना, पेरेंटल अथॉरिटी, ठीक है। तो उनके एटीट्यूड बिहेवियर में कैसे नियम वहां निकले, ठीक है, ठीक है, पेरेंटल अथॉरिटी, ठीक है। फिर आगे चलता है तो बच्चा बड़ा होता है तो टीचर, आगे बढ़ेगा बॉस, ठीक है, पेरेंटल अथॉरिटी, ठीक है। अब जल्दी से लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएशन, खत्म ही हो जाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएशन, प्लीज राइट डाउन, इंपॉर्टेंस ऑफ परसुएशन, अनुनेटिव का महत्व लिखो। देखो हम लोग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में परसुएशन का क्या रोल है, तो लिखो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में परसुएशन का क्या रोल होगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा? ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट, पहला हमने जो पढ़ा ना ओबीडियंस, तो ओबीडियंस फ्रॉम आपका जो जूनियर हो, ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट, आपका जो जूनियर आपकी बातें माने, ऐसा नहीं कि आप बोले वो बातें ना माने, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो परसुएशन, ठीक है। कॉन्फॉर्मिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, ठीक है, कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्फॉर्मिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म, ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स होंगे आप उसको उसके साथ कंफर्मिटी दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और कंप्लायंस, मान लीजिए आप आईएएस बन गए तो कंप्लायंस भी आपको करना पड़ेगा, कैसे? मिनिस्ट्रियल ऑर्डर, एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव है तो आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा मिनिस्टर के ऑर्डर से। इज दिस क्लियर? मानवी क्या दिक्कत है? ध्यान से तुम सुनते नहीं हो, फिर क्या बाद में ध्यान नहीं रहता है। देखो कंप्लायंस, मिनिस्ट्रियल ऑर्डर, कंफर्मिटी, ओबीडियंस, सबऑर्डिनेट आपकी बात माने, ठीक है। कंफर्मिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, उसका कुछ नॉर्म्स होगा, उसको फॉलो करेंगे, तो ये कंफर्मिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म। और कंप्लायंस, मिनिस्टर का ऑर्डर जैसे मानना, तो ये हो गया, ठीक है। ये कैसे होगा? आपका परसुएसिव स्किल जो है ये आपके सक्सेस और आपके फेलियर को डिसाइड करेगा, परसुएसिव स्किल, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए परसुएशन का स्किल आपके फेलियर और सक्सेस को डिफाइन करेगा या डिसाइड करेगा, फेलियर और सक्सेस को डिसाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल परसुएशन में हमने टर्म इस्तेमाल किया है फियर एंड होप, फियर एंड होप हमने लिखा था ना। अब मान लीजिए कोई सोशल इविल है, जैसे चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज क्या है? सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, सोशल इविल है, चाइल्ड मैरिज सोशल इविल है ना। आपने फियर का इस्तेमाल किया, अरे बेटी का शादी करेगा तो जेल में डाल देंगे,
और 14 साल में करेगा तो जेल में डालेंगे। फिर साथ में आपने होप, अगर बेटे को पढ़ाओगे अच्छे से, लड़की लोग को बहुत अच्छा मौका मिलता है, गर्ल्स कॉलेज भी है, सक्सेस हो जाएगी, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। सक्सेस आपने क्या किया, फ्यूर और होप का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, एक सोशल इवेंट्स को खत्म किया। ठीक है, पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ठीक है, पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। दूसरा ऐसे पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। सपोज कीजिए कुछ वायलेंस हो रहा है समाज में, दंगे फसाद कुछ हो रहे हैं, आपने परसुएशन का स्किल का इस्तेमाल किया। हमने परसुएशन में एक टर्म इस्तेमाल किया था, क्रेडिबिलिटी, सोर्स क्रेडिबिलिटी किया था। आपने सोचा धर्म के नाम पे दंगा हो रहा, आपने किसी धार्मिक गुरु से अपील करवा दिया, या अपील करो शांति के लिए, क्या हो गया, शांति हो गई। यानी कि परसुएशन का स्किल का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके, क्रेडिबिलिटी फंक्शन में पढ़ा था अभी, उसका इस्तेमाल करके आपने क्या किया, सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर ला दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से लिख लो, जैसे 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 क्या है, जैसे हमने कानून बनाया, जैसे हमने कानून बनाया फीमेल फोर्टिसाइड को हमने क्राइम बता दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर सीइंग दैट देयर आर स्क्यूड जेंडर रेशियो, है ना। तो मोदी जी ने क्या किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर। क्योंकि कानून से होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इमोशंस को अपील करना पड़ेगा कि भाई सेल्फी विद डॉटर। तो ये क्या है, एक तरह से इमोशंस को अपील है, परसुएशन का एक तरीका है, सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में परसुएशन का काम हो सकता है, पॉलिसी इंटरप्रिटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जैसे मान लो आपको कहीं डैम बनाना है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, और आप वहां पर गए तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, कुछ लोग वहां से डिस्प्लेस हो रहे होंगे, आपने लोगों का इस्तेमाल किया, दिमाग का, लॉजिक का इस्तेमाल किया, आपने लोगों को बताया कि सर हम जानते हैं आपको दिक्कत होगी, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर 3000 लोग हटेंगे तो 50,000 लोगों को पानी मिलेगा, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे। आपने इमोशन और लॉजिक दोनों इस्तेमाल किया, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे मणिपुर का क्राइसिस हमने देखा था, एक बार डिस्कशन किया था मणिपुर का क्राइसिस, कैसे हम उनके इमोशन लॉजिक सबको अपील करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या हमने देखा था कैसे वो इश्यूज, इमोशन, लॉजिक इन सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो इतना बड़ा क्राइसिस है ना। उनके अपने फियर्स हैं जो वहाँ पे दोनों कम्युनिटी, मेटीज के भी और ट्राइबल कम्युनिटीज के भी, उनके अपने अपने फियर्स हैं, दोनों के अपने फियर्स हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों गलत है, ऐसा नहीं कह सकते दोनों सही है ना, उनके फियर्स है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लॉजिक, इमोशंस, तो इस तरह से हम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी परसुएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, 2017 का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड। प्लीज राइट डाउन, यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट, young people with ethical conduct are not willing to are not willing to come forward, are not willing to come forward to join active politics, to join active politics. Young people with ethical conduct are not willing to come forward, to come forward, आगे आने के लिए तैयार नहीं है, forward, to join active politics, to join active politics, are not willing to come forward to join active politics, full stop. Suggest steps, STEPS, steps to motivate them to come forward. Suggest steps to motivate them to come forward. Suggest steps to motivate them. Suggest steps to motivate them to come forward.
150 वर्ड्स 2017 का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसको लिखने का कोशिश करेंगे। अभी यही हमने डिस्कस किया है, पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज कर देंगे, आगे आ जाएंगे। अभी है ना पॉलिटिक्स डर्टी गेम, हमको नहीं पढ़ना है पॉलिटिक्स में, तो इमेज खराब है, इमेस्टिक करके होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खत्म हो गया भाई। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एप्टीट्यूड, छोटा सा चैप्टर है वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। लिख लो, हिंदी में लिख लो। युवा लोग सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं है। युवा लोग सक्रिय राजनीति में आने, लिख लो, हिंदी में लिख लो। युवा लोग सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं है। युवा लोग सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं है। कृपया बताइए कि उनको सक्रिय राजनीति में आने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते। ठीक है मधु, ओके, धन्यवाद। खराब ही नहीं है।